morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. So dear students, in our previous video we read this chapter half. Today we will read this chapter remaining part. So let's start the reading. Dear students, soil pollution, mrida pradushan. Soil pollution is caused when harmful substances and released into the soil or get accumulated on the land that hampers the growth of plants and also affect animals health. यानी कि सोइल पोल्यूशन वो होता है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो खतरनाक जो भी तत्व होते हैं या कोई जो चीज़ें सोइल के अंदर डाल दी जाती हैं जिसके कारण सोइल में प्लांट्स की ग्रोथ में रुकावट आती है और एनिमल्स की हेल्थ पर जिससे प्रभाव पड़ता है वो क्या है, सोइल पोल्यूशन है. कॉजेज ऑफ सोइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं. सोइल गेट्स पोल्यूट बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द सोइल फॉर ग्रोविंग क्रॉप. सोइल पोल्यूशन जब होता है जब सोइल के अंदर अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स और जो खाद है हमारे और फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज किया जाता है फसल उगाने के लिए अधिक मात्रा में, तो इससे सोइल पोल्यूशन होता है. Soil pollution may also occur when waste from factories, farms, mines, hospitals and homes are thrown on land. Soil pollution जो है वो और कारणों से भी होता है. वो कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो, या फार्म से, या फिर घरों से भी जो वेस्ट निकलता है उसको लैंड पर डाल दिया जाता है. उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर फसल नहीं उग पाती. जैसे एक ये पिक दिखाई हुई है, इसके अंदर कितना सारा जो कूड़ा कचरा है वो किसके अंदर डाल दिया गया है, सोइल के ऊपर डाल दिया गया है. सोइल पोल्यूशन लीड्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल. यहाँ पर क्या किया गया है, इसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा कचरा डाल दिया गया. इसमें हम ना तो कोई फसल उगा सकते हैं ना कुछ और, कोई प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगी. इसके कारण सोइल पोल्यूशन होता है. रेन वाटर वास सच वेस्टेज एंड कैरीज दैम डीप इनटू द सोइल. अब जो रेन वाटर है वो क्या करता है, वो इस वेस्टेज को धोता है, धुल जाता है उसके कारण, और वो सोइल के अंदर चला जाता है. अब उस वेस्टेज को अगर हमने धो लिया उससे, रेन वाटर से, वो किस में चला जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा. तो उसके कारण भी क्या होगा, सोइल पोल्यूशन हो जाता है. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोइल पोल्यूशन. सोइल पोल्यूशन के नुकसानदायक इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. सोइल पोल्यूशन मेक्स द सोइल इनफर्टाइल. सोइल पोल्यूशन जो है उसके कारण जो हमारी मिट्टी है वो अनउपजाऊ हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है. हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लीव्स इन द सोइल एंड द अंडरग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड. इसके कारण क्या हो जाता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोइल के अंदर रहते हैं वो मर जाते हैं, और उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाता है. ट्रीज बीइंग टू डाई, क्रॉप फेल एंड द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड एनिमल्स आर इफेक्टेड ड्यू टू दिस. इसके कारण क्या हो जाता है, पेड़ जो है वो मर जाते हैं, और जो क्रॉप है, फसलें हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं. फसलें जो हमारी वो बेकार हो जाती हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन्स के जो हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. Soil pollution can affect the development of brain in children and damage the kidneys in adults. जो सोइल पोल्यूशन है उसके कारण बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उसको पर असर पड़ता है, और जो अडल्ट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है. आवर एनवायरनमेंट इज़ अफेक्टेड बाय ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हर प्रकार के पोल्यूशन से इफ़ेक्ट होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग पोल्यूट. ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कार्य है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हमें पोल्यूट होने से बचाना है. चेंज इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं. Pollution of air, water and land is caused by different human activities. पोल्यूशन जो है, जो हमारा हवा में, वाटर में या लैंड में होता है, वो मनुष्य द्वारा की गई अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण होता है. These have अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर. इसके कारण क्या हो जाता है, हमारे जो नेचर का बैलेंस बना हुआ है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आता है, वो अपसेट हो जाता है. टुडे वी आर
फेसिंग मैनी मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज। आज के समय में हम बहुत सारे जो मेजर बड़े बड़े जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको देख रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन होल। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा वास्तविक उष्मन है, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो गर्मी बढ़ रही है वो हम देख रहे हैं। एसिड रेन है, और जो हमारी ओजोन लेयर है एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर भी होल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग ये हमारे एनवायरनमेंट का एक प्रकार से चेंज ही है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एटसेट्रा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन आदि। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स एंड डस्ट। इसके अंदर वाटर वेपर्स और डस्ट भी विद्यमान होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। The sun gives off rays of heat radiation that travel through the atmosphere and reach the earth। जो सन है वो हमें जो हीट है वो रेडिएशन के द्वारा अपनी तरंगों के द्वारा प्रदान करता है, जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए कहाँ पर पहुँचती है, हमारी अर्थ पर पहुँचती है। दिस हीट वार्म्स अप टू अर्थ एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो रेडिएशन है, ये जो हीट है, ये हमारी अर्थ को गर्म करती है, और हर अर्थ जो है वो इस हीट को बैक किस में भेज देती है, एटमॉस्फेयर में भेज देती है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड मीथेन एक्ट लाइक ग्लास वॉल्स एंड प्रिवेंट some of the heat from escaping into space and the earth staying warm. These gases are known as greenhouse gases। जो गैसेज हैं जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ये एक कांच के ग्लास की जो वॉल होती है उसकी तरह काम करती है। और इसके अंदर क्या होता है कि एनवायरनमेंट से जो सन की रेज आती हैं हमारी अर्थ पर, उनको वापस स्पेस में नहीं जाने देती हैं, वो हमारी अर्थ को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती है। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो गैसेज हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जानी जाती हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, ग्रीन हाउस इज ए बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास। ग्रीन हाउस जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो कांच से बनी हुई होती है। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट स्पेशली इन विंटर। इसका यूज़ किया जाता है सर्दी के मौसम में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। द ग्लास वॉल्स ऑफ ग्रीन अलाउ द सन रेज इन बट प्रिवेंट हीट फ्रॉम गेटिंग आउट। जो ग्लास की वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि सन की जो रेज हैं उनको अंदर आना तो अलाउ करती हैं, लेकिन बाहर जाना अलाउ नहीं करती हैं। तो इसके कारण जो एनवायरनमेंट जो गर्मी है वो उस हाउस के अंदर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और वहाँ पर प्लांट्स विंटर में भी ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए उसको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। Because of this nature greenhouse effect, the earth's surface has an average temperature is about 59 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 15 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है, एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेज हैव इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। क्या हो जाता है, वनों के अधिक कटने के कारण और कोल है उसको जलाने के कारण, या पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेज जो है उनके कारण एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। दीज गैसेज एब्जॉर्ब हीट एफिशिएंटली। ये जो गैसेज हैं ये हीट को अधिक से अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द एटमॉस्फेयर बिकम वार्मर ड्यू टू दिस गैसेज। इन गैसों के कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर वो अधिक गर्म हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजन by almost 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स। इनके कारण क्या हो गया कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो लास्ट 100 ईयर्स के अंदर 0.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिक हो गया है, राइज हो गया है। यह है ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ये सारे ही जैसे हमारा पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज हैं या फ्यूल्स जो निकलते हैं, हमारे डिफोरेस्टेशन है या एक्टिविटीज़ विच कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है उनके कारण, इन सारी एक्टिविटीज़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। And increase the average temperature of the earth due to increased greenhouse effect is called global warming। ये सारा ही जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है जिसके कारण बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो सारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video class 5th English reader. In our last video, we have completed our one page of reading, chapter number 14, and now we will start from second chapter. So let's start. रिया कहती है what are nerves? तंत्रिका क्या है? Mother, nerves are special cells that are quite long. जो तंत्रिकाएं होती है वो हमारी विशेष कोशिकाएं होती है जो कि लंबी होती हैं। दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द ब्रेन। जो हमारा शरीर के विभिन्न भाग है हमारे शरीर के, उनको किससे जोड़ती है, मस्तिष्क से। दे लेट द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसमें क्या है, जो हमारा दिमाग है वो जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग हैं उन तक मैसेज संदेश भेजता है या फिर उनसे प्राप्त करता है, या फिर जो सूचनाएं हैं वो उन तक विभिन्न भागों तक भेजता है। दे आर लाइक द वायर्स इन योर कंप्यूटर। वो कैसी होती है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वायर्स होती है, तारें। दैट टेक द इंफॉर्मेशन यू टाइप ऑन द कीबोर्ड टू इट्स मेमोरी। वो क्या काम करती है, जो हम कीबोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, उसको कहाँ ले जाती है, मेमोरी में। द कंप्यूटर देन सोर्ट्स आउट द इंफॉर्मेशन। फिर कंप्यूटर उनसे जो इंफॉर्मेशन ले जाती है मेमोरी में, उनमें से क्या करता है, छांटता है उनको। एंड टेल्स यू, और आपको बताता है व्हाट टू डू विद इट। आपको ये इसमें क्या करना चाहिए। अब रिया, इज द ब्रेन अ कंप्यूटर? क्या दिमाग एक कंप्यूटर है? मदर, वेल द कंप्यूटर इज रादर लाइक आवर ब्रेन। जो कंप्यूटर है वो हमारे दिमाग की तरह है। इट कैन रिसीव एंड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन। जो क्या काम करता है, ये कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं, उनको याद रखता है और उनको प्राप्त करता है। इट हैज मेमोरी। इसके पास क्या है, मेमोरी है। एंड इट कैन लर्न टू डू न्यू थिंग्स। तो और ये क्या करता है, नई चीजों को सीखता है। हाउएवर देयर इज अ बिग डिफरेंस। हालांकि इसमें क्या है, जो हमारा ब्रेन है और कंप्यूटर, उनके बीच एक बड़ा अंतर है। रिया, व्हाट इज दैट डिफरेंस? वह अंतर क्या है? फिर मदर कहते हैं यू हैव ए ब्रेन। आपके पास एक ब्रेन है, दिमाग है। सो यू नो यू आर हेयर। इसलिए आप जानते हो आप यहाँ हैं। यू आर कॉन्शियस। आप सचेत हैं, जागरूक हैं। अ कंप्यूटर इज नॉट ऑफ इट सेल्फ। और ये कंप्यूटर ऐसे नहीं है जैसे कि आप हो। यू कैन ड्रीम एंड इमेजिन एंड थिंक। आप क्या कर सकते हो, सपने ले सकते हो, कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ ए स्टोरी। आप एक कहानी सोच सकते हो। यू कैन डू ऑल दैट विदाउट समवन टेलिंग यू टू डू इट। आप वो सब भी कर सकते हैं जो कि आप बिना किसी को बताए करना चाहते हैं। A computer cannot do anything that it hasn't already been told to do। और कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता जो कि इसके लिए पहले से इसको बताया न जाए। इसके लिए जो तैयार किया जाता है, इसको जो बताया जाता है, वही ये कर सकता है। यू ऑल्सो फील थिंग्स। आप चीजों को महसूस कर सकते हैं। यू कैन बी सैड और हैप्पी। आप उदास और खुश रह सकते हैं। एंग्री और अपसेट। क्या गुस्से में और उदास भी रह सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स। कंप्यूटर क्या है, चीजों को महसूस नहीं कर सकता। सो यू सी। इसलिए आप देखते हैं द ह्यूमन ब्रेन इज अ वंडरफुल थिंग। इसलिए जो मानव का क्या है, मस्तिष्क है, वह एक अद्भुत चीज है। रिया, थैंक यू।
रिया कहती है थैंक यू मदर, धन्यवाद माता जी। नाउ आई हैव टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट, अब मुझे क्या करना है, कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करना है। मदर व्हाट्स दैट, वह क्या है। रिया आई हैव टू टेल तरुण ऑल अबाउट माई वंडरफुल ब्रेन, मैं तरुण को किसके बारे में बताऊंगी, अपने अद्भुत मस्तिष्क के बारे में। ही टू मस्ट बी हैविंग इट, हालांकि उसके पास भी क्या है, उसके पास भी ये क्या होना चाहिए, कैसा, वंडरफुल ब्रेन। ब्रेनस्टॉर्म, द मोस्ट ब्रेनलेस एनिमल्स एवर मे हैव बीन द मैसिव, क्या है, डायनासोर और स्टेगोसोर्सिस, क्या है जो सबसे, क्या, जो दिमाग से हीन हो, कौन सा एनिमल है, कौन सा रहा होगा एनिमल, जो हमारा डायनासोर है और स्टेगोसोर्स है, वह क्या है, जो सबसे दिमाग से हीन जानवर है। इट वेट 1.5 टन्स, इसका जो वजन है वो क्या है, 1.5 टन। यट इट्स ब्रेन वॉज द साइज ऑफ अ वॉलनट, हालांकि इसके जो दिमाग है फिर भी उसका दिमाग का जो आकार है वो कितना है, एक अखरोट जितना। अब किसके बारे में बताया जा रहा है, डिलीशियस, क्या है, नाइस एंड कोल्ड, अच्छी और ठंडी आइसक्रीम के बारे में। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। व्हाट टेल्स यू, आपको क्या बताते हैं, दैट इट इज अ हॉट डे, एक जो गर्म दिन होता है, और दैट समथिंग टेस्ट्स गुड, और जिसका कुछ स्वाद अच्छा हो, वह क्या है, योर 5 सेंस टेल योर ब्रेन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, जो आपके पास कितने ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स 5, वो आपको, आपके ब्रेन को इसके बारे में बताते हैं, अब जो आपकी दुनिया में, आपके संसार में, आपके आसपास कुछ होता है। ईच सेंस ऑर्गन इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, प्रत्येक जो आपका सेंस ऑर्गन है वो किससे कनेक्ट है, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। एंड सेंस इंफॉर्मेशन टू इट व्हेन यू आर अवेक, और सारी वो सूचनाएं आपके पास भेजता है, जो आपको क्या करती है, सचेत करती है, जागरूक करती है। जिसके बाद योर ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज 2 काइंड्स ऑफ मेमोरीज, जो आपका दिमाग है वो 2 प्रकार की मेमोरी को स्टोर करके सूचना के रूप में इकट्ठा रखता है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी लास्ट फॉर ईयर्स, एक तो लंबे समय से जो संग्रहित मेमोरी होती है, स्मृति, जो काफी वर्षों तक रहती है। योर ब्रेन कैन फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हेयर ए लॉन्ग टाइम एगो, और आपका जो दिमाग है वो भी क्या पाता है, फिर इन सूचनाओं को लंबे समय तक पाता है जब भी आपको नीड होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और जो छोटे समय के लिए होती है वो केवल कुछ ही मिनटों के लिए। 2 प्रकार की मेमोरी होगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हेयर द ब्रेन कीप्स इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर अ लिटिल व्हाइल, हालांकि हमारा जो दिमाग है वो भी इस प्रकार की सूचनाओं को रखता है जो कि थोड़े टाइम के लिए हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर you look up in a telephone directory is stored here because you need it only for a few minutes, जो आप नंबर देखते हो अपनी जो टेलीफोन की निर्देशिका होती है उसके अंदर, उसको स्टोर करके रखता है जिसकी कि आपको कुछ ही मिनटों के लिए जरूरत होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning, all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 5. Today we will do remaining chapter. So let's start. Diseases. हमने पहले पढ़ा था components of food. 5 components of food. विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ा था रेस्ट, पोस्चर, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़। वी नीड टू हैव ए बैलेंस डाइट, हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट यानी कि पोषक तत्व। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट कीप अस हेल्दी, मिनरल्स और विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे पोषक तत्व है जो हमें क्या रखते हैं, हेल्दी, स्वस्थ। दो मिनरल्स एंड विटामिन्स आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी बट इन देयर अब्सेंस वी हैव ए डेफिशिएंसी एंड फॉल सिक, अगर हम मिनरल्स और विटामिन्स स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे
हमें स्मॉल क्वांटिटी में लेने चाहिए, बट इन देयर अब्सेंस, अगर इनकी अब्सेंस हो जाएगी हमारी बॉडी में, वी हैव अ डेफिशिएंसी एंड फॉल सिक, और हमें क्या हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, एंड फॉल सिक, और हम बीमार पड़ जाएंगे। एंड दस द डिजीज कॉज्ड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, और इससे जो डिजीज होगी उनको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज टू टाइप्स की होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। अब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हैंस आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज स्प्रेड नहीं होती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, आई साइड वीक होना, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेटस एंड एनीमिया। ठीक है। अब है लैक ऑफ विटामिन या फिर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, फूड रिच इन दिस न्यूट्रिएंट्स। आयरन, अगर आयरन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो एनीमिया डिजीज हो जाएगी। इससे क्या होता है, द पर्सन गेट वेरी टायर्ड इजिली। एनीमिया किन किन चीज़ों में मिलता है, एप्पल, बनाना, गवावा, डेट्स। अब है आयोडीन, आयोडीन से कौन सी डिजीज होती है, गोइटर। इसमें जो हमारी नेक वो स्वॉलन हो जाती है, ये मिलता है आयोडाइज साल्ट में, सी फूड में। कैल्शियम, कैल्शियम से कौन सी डिजीज होती है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट, टूथ डीके। कैल्शियम मिलती है एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। फॉस्फोरस, बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। फॉस्फोरस मिलता है मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, अनाज में। विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, आईसाइट वीक होना। विटामिन ए मिलती है कैरेट, मैंगो, बटर, एग एंड योल्क। विटामिन बी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी, बीन्स, मीट और एग में मिलती है विटामिन बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। विटामिन सी मिलती है ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज, रिकेटस। विटामिन डी मिलता है फिश, एग, मिल्क, बटर एंड सनलाइट से मिलता है। विटामिन ई अर्ली एजिंग, विटामिन ए मिलता है मिल्क, एग से। विटामिन के डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के मिलती है फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, एग। अब है कम्युनिकेबल डिजीज, सम डिजीज कैन बी पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो पास हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। उनको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड, मलेरिया, कोलेरा एंड इवन कॉमन कोल्ड। कौन कौन से एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज के, टाइफाइड, मलेरिया, कोलेरा और कॉमन कोल्ड। दे आर स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी। द जम्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ। जो जम्स होते हैं वो एंटर करते हैं बॉडी में, पर्सन की बॉडी में, किससे, नोज या फिर माउथ से। थ्रू फूड, भोजन द्वारा, एयर एंड वाटर एंड आल्सो विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन। और जो बीमार व्यक्ति होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अब है सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर जम्स, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज और उनके जम्स। अगर प्रोटोजोआ जो जम्स है उससे कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया, डिसेंट्री। बैक्टीरिया से निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड डायरिया। वायरस जम से कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मीसल्स। फंगी से इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर। किसमें इन्फेक्शन होता है, स्किन में, आइज में एंड हेयर में। उसके बाद स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, उससे फैलती है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आल्सो रीड दिस चैप्टर। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में मैं करा रही थी पाठ 11, अविकारी शब्द। ये पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी थी, इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न भी करा चुकी थी। आज बाकी के बचे हुए प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण सहित समझाइए। क्रिया विशेषण के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। पहला भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब क्या होता है, समय। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताता है कि क्रिया किस समय हुई। जैसे मैं रोज सवेरे सैर के लिए जाता हूँ, मैं
रोज सवेरे सैर के लिए जाता हूँ। यहाँ इस वाक्य में रोज सवेरे क्रिया के होने के समय के बारे में सूचना दे रहा है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताता है कि क्रिया किस स्थान पर हुई। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताता है। जैसे कार पेड़ के नीचे खड़ी है, यहाँ नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताता है कि क्रिया किस तरह से हुई, किस ढंग से हुई। जैसे चीता तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ने की क्रिया कैसे हुई है, तेज। तो तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा बताता है कि क्रिया कितनी हुई। जैसे अध्यापक जी ने उसे बहुत डांटा, यहाँ डांटने की क्रिया कितनी हुई है, बहुत। तो बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है संबंध बोधक का कार्य क्या होता है। संबंध बोधक का कार्य क्या होता है, इसका उत्तर होगा संबंध बोधक वाक्य के किसी एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है। संबंध बोधक वाक्य के किसी एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है। अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक क्या कार्य करता है। समुच्चय बोधक क्या कार्य करता है, इसका उत्तर होगा समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इसका उत्तर होगा विस्मयादि बोधक शब्द। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको कराए, आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, today we will do types of triangle. ट्रायंगल के 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट इज स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स की लेंथ अनइक्वल होती है, उसको स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे गिवन फिगर में पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है और इसकी साइड पी क्यू इक्वल नहीं है क्यू आर के और ना ही इक्वल है आर पी के, मीन्स ये कैसे ट्रायंगल है, स्केलिंग ट्रायंगल है। और स्केलिंग ट्रायंगल के एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। नाउ सेकंड इज आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इंस्टेंट गिवन फिगर में साइड पी क्यू इक्वल है पी आर के। इंस्टेंट आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। नाउ थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। जैसे गिवन फिगर में पी क्यू इक्वल है क्यू आर के और इक्वल है किसके, आर पी की, मीन्स तीनों साइड इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मीन्स 60 डिग्री के होते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे ट्रायंगल कौन कौन सी होती है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के सभी एंगल्स लेस देन होते हैं 90 डिग्री से, वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। नाउ स्टूडेंट गिवन फिगर में पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है, इसके सभी एंगल्स लेस देन है 90 डिग्री से। इसका क्यू एंगल है 70 डिग्री का, आर एंगल है 50 डिग्री का और पी एंगल है 60 डिग्री का, जो कि 90 से लेस देन है। तो ये कैसे ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ सेकंड इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो जिस ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। जैसे गिवन फिगर में पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है और इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है, तो ये कैसी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ थर्ड इज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। फ्रेंड्स जिस ट्रायंगल में वन एंगल ऑब्टूस एंगल है, मीन्स 90 डिग्री से मोर देन और 180 डिग्री से लेस देन है, तो वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कहलाती है। गिवन फिगर में एंगल क्यू 120 डिग्री का है, तो ये स्टूडेंट्स ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग देयर साइड्स। स्टूडेंट साइड्स के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करना है। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट में गिवन ट्राइंगल्स की 2 साइड्स इक्वल है, मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल है और 1 साइड
अनइक्वल है, टू साइड्स 4 सेंटीमीटर की और थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो ये कैसी ट्राइंगल है? आइसोस्केल ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी में गिवन ट्राइंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल है, वन साइड है 3 सेंटीमीटर, सेकंड साइड है 6 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड है 4 सेंटीमीटर, ये तीनों अनइक्वल है, तो ये कैसी ट्राइंगल है? स्केलियन ट्राइंगल। नाउ पार्ट सी में गिवन ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, इस तीनों साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो ये कैसी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करना है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में जो ट्राइंगल गिवन है वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप डी की हेल्प से इनको मेजर करेंगे इसके एंगल्स को, तो वो 90 डिग्री से लेस देन होंगे, तो एक कैसी ट्राइंगल है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। पार्ट बी में जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल वो 90 डिग्री का है, मीन्स इसका एक एंगल बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री का, तो यह है राइट एंगल ट्राइंगल। और पार्ट सी में जो ट्राइंगल गिवन है वो है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका वन एंगल है वो 120 डिग्री का है। जिस ट्राइंगल का वन एंगल 90 डिग्री से मोर देन और 180 डिग्री से लेस देन होता है, वो कैसी ट्राइंगल होती है? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। I think students you understand. So you can easily do question number 4 and 5 in your notebook. Thank you students. Have a nice day.